हेलो एंड वेलकम बैक टू एक्सेलशियर एकेडमी। मैं हूं आपकी ट्यूटर डॉक्टर रूबी सिंह। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 8 सीबीएसई सिलेबस एनसीईआरटी बोर्ड, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो लेट्स बिगिन आवर न्यू जर्नी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स क्या है, उसका क्या एप्लीकेशन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड प्लास्टिक के क्या इफेक्ट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। सो बिफोर वी बिगिन वी ऑलरेडी नो दैट दी प्लास्टिक्स कितना हमारे काम भी आता है और कितना हमें नुकसान भी दे रहा है। हमें नुकसान देने का मतलब है प्रकृति को वो किस तरह से नुकसान दे रहा है। जैसे कि आपको पता ही है कि लोग खा पी के पानी में फेंक देते हैं, पानी दूषित हो रहा है, सड़कें दूषित हो रही है, हवा दूषित हो रही है, जिसके कारण हमें भी दिक्कतें आ रही हैं। सो लेट्स स्टडी आर दिस टॉपिक। सो व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सो जो हम कपड़े पहनते हैं वो एक तरह के फैब्रिक्स होते हैं। तो आपको पता होगा कभी कभी हम कहते हैं कि समर में हमें कॉटन ही पहनना चाहिए, या फिर जब ठंड का मौसम आता है तो हमें ऊनी कपड़े पहनने चाहिए, वुलन क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो ये एक हर तरह के फाइबर्स हैं। बट व्हेन वी से सिंथेटिक फाइबर्स इट मीन्स इट इज मेड, ह्यूमन मेड, इट इज नॉट produced naturally. So let's talk about the different types of fibers. So we have got natural fibers and artificial fibers. So natural fibers में आता है आपका cotton, wool यानी कि ऊन, silk यानी कि रेशम. So they are obtained from the plants and animals, whereas when you talk about artificial fibers, they are synthetic and man-made. तो हम इसमें क्या करते हैं? With the help of certain chemical reactions, these fabrics are made. Let's talk about the synthetic fibers. A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. तो यहाँ पे मैन मेड की हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी आप चीजें बनाते हो यूजिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आप क्या करते हो? एक एक करके इसको जोड़ते हो। तो ऑल दीज केमिकल्स आर लिंक्ड टुगेदर to form a complete fiber. So many such small units combine to form a large single unit called a polymer. तो एक को हम बोलेंगे मोनोमर, एक यूनिट को हम बोलेंगे मोनोमर, और जब इन सबको हम इकट्ठा बनाते हैं तो वो पॉलीमर बन जाता है। The word polymer comes from two Greek words. Poly means many and mer meaning part or unit. So a polymer is made of many repeating units. So आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह ये एक माला है, हर एक मोती को हम यहाँ पे मोनोमर बोल सकते हैं और एक पूरी कंप्लीट माला को हम बोल सकते हैं अ पॉलीमर। Now what are the different types of synthetic fibers? So already हमने बोला है natural भी है, and then we have got the synthetic fibers man made. Now coming to the natural one, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सिल्क का, रेशम। Now ये सिल्क कहाँ से बनता है? So there are produced by silkworm, and ये इस तरह के रेशमी कीड़े होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक लीव्स के ऊपर ही फीड करते हैं, जिसको कहते हैं मलबरी लीव्स। तो रेशम पैदा करने के लिए आपको रेशमी कीड़े पैदा करने पड़ेंगे और इनके लिए आपको मलबरी लीव्स देना पड़ेगा। ये सिर्फ इन पे ही फीड करते हैं और इनसे वो सिल्क बनाते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी कॉस्टली, बिकॉज मलबरी के पेड़ उगाना, उनका मेंटेन करना बहुत महंगा जाता है। इसलिए प्योर सिल्क हमेशा आपको महंगा ही पड़ेगा। और जब कोई आप बाजार में जाते हैं, कांचीपुरम सिल्क सुनते हैं या बनारसी सिल्क सुनते हैं, और अगर कोई आपको कह दे 1000-2000 का, तो प्लीज ट्रस्ट मत कीजिए, बिकॉज उसमें मिक्सिंग की गई है, इट्स नॉट प्योर। नाउ रेयन। सो रेयन इज अ काइंड ऑफ सिंथेटिक और आर्टिफिशियल सिल्क, जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ ये सिल्क है, बट एक्चुअली इट इज नॉट, इट्स अ आर्टिफिशियल सिल्क, इट इज चीपर। तो आजकल लोग क्या करते हैं, सिल्क के साथ रेयन मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ओरिजिनल 100% सिल्क कौन सा है। सो दीज आर मैन मेड, जिसको हम बेड्स, क्लोथ्स, कारपेट एक्सेट्रा में यूज करते हैं। और इसको कैसे बनाया गया है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। सो रेयन इज नथिंग बट योर आर्टिफिशियल सिल्क। कमिंग टू नाइलॉन। तो नाइलॉन आपने देखा होगा रस्सी में, जो भी ट्रेकिंग पे जाते हैं, या कुछ आपके सॉक्स होते हैं जो स्ट्रेचेबल रहते हैं, इन सब में आपको नाइलॉन मिलता है। सो इट इज ऑल्सो अ मैन मेड फाइबर, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक एंड लाइट वेट। तो ये हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे आप अपने टूथब्रश में देख सकते हैं, सॉक्स पे देख सकते हैं, बेल्ट में देख सकते हैं। एंड यहाँ पे एक तरह का रस्सी है, जो लोग ट्रेकिंग पे जाते हैं, माउंटेनियरिंग पे जाते हैं, वो इस तरह की रस्सी या रोप का यूज करते हैं जो नायलॉन मेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर,
So nylon is used for making parachutes and ropes for rock climbing. A nylon thread is actually stronger than a steel wire. So you can see the importance of nylon. Now let's move on to polyester. Polyester is another synthetic fiber. It is made from these fiber. So यहाँ पे कैसे है, जो कपड़े जो wrinkle free होते हैं, जिसमें आपको हमेशा आयरन करने की जरूरत नहीं होती, प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, आपने धोया एंड आप उसको तुरंत पहन सकते हो. So it remains crisp and easy to wash. It is quite suitable for making dress materials. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे कपड़ों में आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. So best example is Terylene is a popular polyester. It can be drawn into very fine fibers and can be woven like any other yarn. So polyester आपने देखा होगा आजकल मैक्सिमम कपड़ों में, मैक्सिमम क्लोथिंग में आपका पॉलिस्टर मिक्स रहता है. So polyester, PET polyester, which is also called polyethylene terephthalate, is a very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires, etc. and many other useful products. तो आप देख सकते हैं जिसपे हम ट्रैवल करते हैं, हम लोग हमेशा पानी की बोतल खरीदते हैं. They are also made up of something called PET polyester, that is polyethylene terephthalate. So please इसको याद रखिए, it is important. Now पॉलीएस्टर, सो इट इज लाइक अगेन जैसे अभी हमने बात की थी, पॉलीमर की बात की थी, जहाँ पे मर इज वन यूनिट. इन द सेम वे व्हेन यू से पॉलीएस्टर, एस्टर इज ओवर हियर द रिपीटिंग यूनिट्स, जिसको हम एस्टर कहते हैं. ना एस्टर्स आर काइंड ऑफ केमिकल विच गिव्स फ्रूटी स्मेल. तो जब भी आप किसी केमिकल लैब में जाएंगे, अगर किसी ने एस्टर खोला है या किसी रिएक्शन में एस्टर प्रोड्यूस हुआ है, आपको एक फ्रूटी स्मेल आएगी, बहुत ही अच्छी मीठी खुशबू आएगी, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे एस्टर प्रेजेंट है. So fabrics are sold by names like polycot, polywool, terrycot, etc. तो ये नाम से हमें पता चल जा रहा है इसमें क्या मिक्स किया हुआ है. So for example, polycot is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a mixture of polyester and wool. तो आप देख सकते हैं ये wrinkle free रहते हैं, इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. एंड आजकल मार्केट में मेनली जो कपड़े हम यूज करते हैं वो पॉलिस्टर के रहते हैं. Then comes the acrylic. So it has replaced the natural wool. It is used in preparation of shawls and blankets and it is cheaper as compared to the wool. तो आपको पता है wool कहाँ से आता है? It's from the sheeps. उनके hair होते हैं, उनसे निकाला जाता है, फिर उसको treat किया जाता है, and then finally you get the wool. Now the alternate is the acrylic. So it also gives you the properties of warming effect during the winter, and it is used in the preparation of shawls and blankets, and plus it is cheaper. Now टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेज, ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स हैं, किस तरह से इसको बनाया जाता है. लेट्स आल्सो टॉक अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके कॉटन में आग लगती है तो आप उसको जल्दी बुझा सकते हो, ठीक है, तो आपका शरीर भी बच जाएगा एंड कपड़ा भी ज्यादा नहीं जलता है. बट सिंथेटिक फाइबर्स का क्या प्रॉब्लम है, दैट इफ इट कैचेस फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस, बिकॉज वो मेल्ट होके आपकी बॉडी को चिपक जाएगा एंड देन उससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा बर्न हो जाएगा. So it is also therefore recommended that not to wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. So that's how many women who are working in the kitchen, they always prefer wearing cotton maxis. So all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin and hence they are called the petrochemicals. Now let's talk about the characteristics of synthetic fibers. अभी तक हमने डिस्कस किया कि कौन से टाइप्स के होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है. Now let's talk about the properties of synthetic fiber. So हमें पता है since it is easily man-made using in the industry, so it is cheap, durable, and they easily dry up quickly. It is easy to wash and store, and you can get variety of colors. जैसे कि हमें जो normally wool रहते हैं, for example, you get only in white or dark color. But now once you start using acrylic, you can get many different varieties of colors. Now let's talk about plastics. So plastic is again a polymer, just like synthetic fibers. It's just that they do not have the same type of arrangement of units. जैसे हमने वहाँ पे बात की थी, एक माला का एग्जांपल दिया था, like repeating units together will form a polymer. Whereas over here it is not like this. In some cases it can be linear like this, or it can be crossing like this. So depending on the arrangement of these units, plastics are of different types. So you have got the thermoset plastic and the thermoplastics.
So what are the different types of plastics? So polythene, which is also said as poly plus ethene, is an example of plastic. It is commonly used to make polythene bags. So जो हम daily यूज करते हैं, मार्केट में जाते हैं, जब भी कोई सब्जी या कोई आइटम खरीदते हैं, हम हमेशा पॉलीथीन यूज करते हैं. So this is a type of plastic. Now, if what will happen if you add hot water to a plastic bottle? By mistake कभी कभी होता है कि हम गरम गरम पानी हम प्लास्टिक बॉटल में डाल देते हैं, तो क्या होता है, all of a sudden it starts melting, right? It gets deformed. Such plastics are called thermoplastics. It gets easily deformed on heating and can be bent easily. They are called thermoplastics. Now examples are polythene and PVC, where PVC stands for polyvinyl chloride. Now there are certain plastics which when molded once cannot be softened by heating and they are called thermosetting plastics. तो ये ऐसे plastics होते हैं जिसको आप एक बार टूट गया, ऐसा नहीं है कि आपने उसको गर्म करके दोबारा जोड़ लिया. You cannot do. Once it is broken, it is broken. So examples are bakelite and melamine. So bakelite is a poor conductor of heat and electricity, and that's why it is used for making electrical switches, handles and various handles of the utensils. तो आपने देखा होगा जो भी किचन में काम करते हैं तो मैक्सिमम आपके जो कढ़ाई या पैन रहते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं वो भी एक तरह के प्लास्टिक्स हैं, which is nothing but made up of bakelite, and that's why they are poor conductor of heat. तो आप उसको पकड़ के आराम से आप अपना खाना बना सकते हैं. Now, melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than any other plastic. And that's why it is used for making floor tiles, kitchenwares, fabrics, etc. which can resist fire. So यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात ये है, जब भी कहीं पे आग लगती है, so there is fire extinguishers, people are there, right? So they wear a kind of uniform. That uniform is nothing but made up of melamine because उनको आग में घुस के लोगों को बचाना होता है, and they wear such uniform in order to protect themselves. So those uniforms are made up of melamine. Now, what are the advantages of plastics? तो ये तो हमें पहले से ही पता है. First of all, it's very cheap. बहुत ही हल्का होता है, and it has got good strength. आप कितना भी भारी सामान डालो वो टूटता नहीं है, and it is easy to handle. So being lighter as compared to metals and plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts too. So that क्या होगा, उससे weight कम हो जाएगा. So the energy required to lift certain objects will be less. इसलिए आजकल प्लास्टिक इतने डिमांड में चल रहा है. Now let's talk about the characteristics of plastics. So प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. जैसे कि अभी हमने बात किया, आप उसको पानी में डाल के रखिए या हवा में एक्सपोज रखिए, इट नेवर गेट्स रस्टेड जस्ट लाइक योर आयरन. It do not react with water and air, so it cannot be corroded easily. And that's why we use to store many items using plastics. आप घर पे भी देखेंगे आपके राशन पानी के आइटम्स प्लास्टिक्स में रहते हैं, आपके बहुत सारे ज्वेलरी आइटम्स प्लास्टिक्स में रहते हैं, so that it can prevent getting spoiled because of the exposure to air and water, many things. Plastics are poor conductors of heat and electricity, and that is why electrical wires have plastic covering. So this तो we have already discussed. So जो भी आपके appliances होंगे या kitchen wares होंगे उसमें plastic के handle रहेंगे, so because they are poor conductors of heat and electricity. Now in healthcare industry also, the packaging of tablets, thread used for stitching the wounds, syringes, etc. are made up of, all these medical instruments are made up of plastic because it cannot get contaminated because of the heat or electricity. Now Teflon, जो आजकल सभी घर में आप देख सकते हो, it's a special plastic on which oil and water do not stick, and that's why it is used as a non-stick coating on many of the cookwares. So we have also got the fireproof plastics. This we already talked about the melamine, which is like flame resistant and fire extinguishers uses in their dress material. Now the plastics and the environment. यहाँ पे कुछ mention करने की जरूरत नहीं है, हम आजकल देख ही रहे हैं किस तरह से plastics ने environment को दूषित कर रखा है. So when we go to the market and we keep on buying, the plastic gets accumulated in our homes. So they finally what happens, आप तो उसको फेंक दोगे. Now the disposal of plastic is a major problem because it doesn't degrade. None of the bacteria or fungi are able to decompose the plastic, and hence it takes many years to get degrade. Since plastics are non-biodegradable, it means it cannot be decomposed by the action of bacteria. Whereas the material which gets decomposed through the natural process, they are called biodegradable. Now, for example, let's talk about this table. If you have got vegetables or paper, it takes around 1 to 2 weeks to get degrade, right? So they come under the category of biodegradable.
Now, coming to the aluminum metal cans and all this, they are taking more than 500 years to degrade. इतने साल तो हम जीवित भी नहीं रहेंगे. And that's why this accumulation, the disposal of plastics in the environment has become a major issue. So now let's talk about the environmental pollution. Yes, so these environmental pollutions is happening because of the plastics, and they're not nature friendly. It cannot be burned completely, because even if you burn the plastic, it will release poisonous gases into the atmosphere, again causing air pollution. Now, harm to the nature. Stray animals eating polythene bags while eating the garbage. So what happens many a times, you must have seen in Facebook videos also, these stray animals, they keep on eating garbage, right? And in the garbage, so much of plastic is there. So without realizing, these stray animals, they eat. And the problem is that even your stomach acid is not able to digest the plastic. So eventually what will happen? So many problems will come, and the stray animals die because of the stomach pain, or they choke. So the plastic material chokes the respiratory system of these animals or forms a lining in their stomach and can be the cause of their death. So many times I've seen also, there are like many people who are like working to help these stray animals. I've seen that they make an incision into the stomach of the animals, and like in kilos and kilos, they take out the polythene bags because it doesn't get digested. So it remains over there. And you can see that many stray animals, one part of their body, the stomach, bulges out. So few people think that she might be pregnant, but it's not. It's the plastic which gets accumulated in the stomach. Now, what can be the solution? So what, as responsible citizens of India, what we can do? So we can avoid the plastic usage. You can start using your homemade bags made out of clothes. So make use of bags made of cotton or jute wherever you go for shopping. Just try avoid taking any plastics. In order to suppress this also, many malls, they have started charging for the plastic, but I don't know why people are still irresponsible. They are ready to pay for it and get the plastic. And eventually they're going to throw only. So it's better you carry your own bags. The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. Now, why this is important? Because see, biodegradable waste will get decomposed very soon. But if it is contaminated with the non-bio, then it becomes very difficult. And the thing is that when you separate them differently, what will happen is you can actually make use of those नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम अगेन, दैट इज यू कैन रिसाइकल, आप उसको दोबारा रीयूज कर सकते हो. So there are 5R solution in order to stop this environmental pollution. That is, you start saying no to plastics, reuse it wherever it is possible, try to recycle and recover, and reduce the usage of such plastics. So I hope this was informative. The entire chapter has been taken. Each point is discussed. If still any doubt is there, you can please contact us at Excelsior Academy 1228@gmail.com. Happy to help you. Thanks for watching. If you like it, please share and subscribe. And any comment suggestions are appreciated. Thank you.